हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान में यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत या उदय। तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है कि एक वीडियो के माध्यम से फ्रांस का एकीकरण पढ़ चुके थे और उसके बाद हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। फ्रांस और जर्मनी में ही दो जो है नारी के प्रतीक बनाए गए थे, मारियान और जर्मेनिया, जो जर्मनी के थे और वो फ्रांस के थे। और आज हम इटली की बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कहीं भी अगर एक लहर चलती है, मोदी की एक लहर आई थी 2014 में, जो मोदी का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो मोदी की एक लहर आई थी, पूरे पूरे राज्यों में, सब राज्यों में मोदी मोदी दिखाई दे रहे थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक जो है अब राष्ट्रवाद की एक लहर उठती है। पहले फ्रांस में कौन आए थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे, जिनका जन्म जो है 1769 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने शासन जो था 1804 से 1815 ईस्वी तक शासन किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट थे, इन्होंने फ्रांस के पहले छोटे छोटे स्टेट को मिलाया और स्टेट को मिलाने के बाद फ्रांस को एक संयुक्त राज्य बना दिया, फ्रांस को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और उसके बाद में जो था उसमें एकीकरण कर दिया उसका। ठीक है, ठीक। जब उनको देखा तो 1815 में किसका जन्म होता है? किसका? एलिस वान बिस्मार्क का होता है। किसका होता है? वान बिस्मार्क का होता है। और वान बिस्मार्क जो होते हैं जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इन्हें कहानियां सुनाई गई। ये थे ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, इनका जन्म 1815 में ही होता है। जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें कहानियां सुनाई जाती हैं कि वहाँ फ्रांस में जो है बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जी जो थे वो अब तो मर गए, लेकिन उन्होंने जो बहुत संघर्ष किया था। हालांकि इनकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु बाद में हुई है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और गांधी जी की तरह इन्हें जो है, गांधी जी की जैसी जीवनी, ठीक वैसे इनकी जीवनी इनको खूब पढ़ाई जाती थी। इन्होंने कहा, और ये भी राजनेता बने, इन्होंने कहा अब हम भी जो है अपने जर्मनी का एकीकरण करेंगे। तो जब फ्रांस का एकीकरण हुआ तो इन्होंने अपने जर्मनी का एकीकरण शुरू कर दिया और इन्होंने शासन 1800 कितने से 71 से 1890 तक शासन किया। 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने 1890 तक शासन किया। तो इस बीच में इन्होंने जर्मनी के पहले तो क्या किया, जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट रियासतें थी सभी को मिला के जर्मनी को एक बनाया और केंद्र को मजबूत करने के बाद फिर उन्होंने जो जर्मनी के चारों तरफ वाले जो थे, ऑस्ट्रिया था, पोलैंड था और फ्रांस था, इन्होंने इनकी जर्मनी की कुछ सीमाओं को दबा के रखा था, तो इनसे युद्ध छेड़ा और ये से चढ़ने के बाद इन्होंने जर्मनी को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो फिर जब इनकी बातें सुनी तो उसके पड़ोसी देश, अब ये दोनों पड़ोसी देश थे, तो फिर उनका पड़ोसी देश जो था वहां पर उनको कहानी सुनाई गई। और वो कौन थे हमारे? वो हमारे थे फ्रांस के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद आते हैं कौन? गैरीबाल्डी जी आते हैं। गैरीबाल्डी इटली के रहने वाले थे। कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। और जब इन्हें कहानी सुनाई गई, इनका जन्म जो था, जब उनका जन्म जो था 1890 में हुआ था और इनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म कब होता है? 19वीं शताब्दी में होता है। और इन्हें इनकी कहानी सुनाई गई। इनसे कहा गया कि ऑटो वान बिस्मार्क जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने जर्मनी को एकीकरण कर दिया और नेपोलियन बोनापार्ट भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने फ्रांस का एकीकरण कर दिया। इन्होंने कहा राजनेता हम भी हैं और अब हमारी इटली भी एक होकर रहेगी। इन्होंने कसम खा ली कि हमारी इटली एक होकर रहेगी। और दूसरी बात क्या होती है कि पड़ोसी देश का पड़ोसी देश पर प्रभाव बहुत ज्यादा जाता है। इनका देश कहाँ था? बिल्कुल इनके पड़ोस में था। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इनका इटली कहाँ पे था और फ्रांस कहाँ पे था। टोटल इनके बारे में भी मैं आपको देखो बता रहा हूँ। तो इनका देश जो है वहीं पे पास में ही था। तो इन्होंने कहा अरे जब इन लोगों ने जो इतना ये सब कर दिया तो अब हम भी कर देंगे। तो इनका देश कहाँ होता है? देखिए जरा, अब आपको मैं इसमें जो दिखा रहा हूँ, अजरबैजान क्या क्या है, जर्मनी 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 अमेरिका, ये तो आर्मेनिया हो गई। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने अगर अपना जो है, हाँ ये रहा, मैं यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ के निवासी थे। इन ये क्या हुआ, सबसे पहले फ्रांस में, यहाँ कौन थे? ये फ्रांस है। ये एरिया किसका है? फ्रांस का। आपको चित्र बेहतर दिख रहा होगा, ये एरिया फ्रांस का था। ये कौन थे यहाँ पे? नेपोलियन। यहाँ कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। बोनापार्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 1769 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1804 से 1815 तक शासन किया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले स्टार्टिंग इन्हीं से होती है और उसके बाद में यूरोप का उदय होता है। यूरोप, ये पूरा यूरोप महाद्वीप हो गया, उसके अंदर ये सब देश हैं। फिर उसके बाद में जर्मनी, इनके पड़ोसी देश था जर्मनी। जर्मनी में कौन हुए? ऑटो वान बिस्मार्क थे। ऑटो वान बिस्मार्क।
इन्हें इनकी कहानी सुनाई गई। 1815 इन्होंने शासन छोड़ा, 1815 इनका जन्म होता है। इन्हें जब इनकी कहानी सुनाई गई तो इन्हें भी राजनेता जिन्होंने कहा हम भी अपने जर्मनी को एकीकृत करेंगे। इन्हें पहले अपनी जर्मनी की रियासतें इकट्ठी की। 1871 से 1890 तक इन्होंने शासन किया वहाँ चांसलर के रूप में। वहाँ पे चांसलर होते थे, तो चांसलर, प्रथम चांसलर के रूप में इन्होंने वहाँ पे शासन किया। इन्होंने जर्मनी को पहले एकत्र किया, उसके बाद में इन्होंने जब मजबूत कर लिया अपना जर्मनी केंद्र, तो फिर उन्होंने डेनमार्क में कुछ हिस्सा इनका दबा रखा था, उसको युद्ध किया, वहां से छुड़ाया। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने कुछ एरिया इनका दबा रखा था, उसको छुड़ाया। फ्रांस ने कुछ एरिया दबा रखा, सारे हिस्से अपने अपने छुड़ा लिए। उसके बाद में इन्होंने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। यहीं पे होता है, ये स्विट्जरलैंड है पास में ही, ठीक है, यूरोप के महाद्वीप है। ये देखो हंगरी हो गया, ये सारे यूरोप के हैं, ठीक है। फिर अब ये सब पड़ोसी थे, दो लोग हो गए। तो अब इनको, इनके बाद में 19वीं शताब्दी में 1815 1890 तक, इनका 1898 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 8 साल बाद। तो उसके बाद में इनकी कहानी सुनाई जाती है इटली के जो गैरीवाल्डी थे। कौन थे? गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी जो थे वो भी राजनेता थे। अब इन्हें इनकी कहानी सुनाई जाती है कि अरे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने पूरे फ्रांस को एकीकृत कर दिया। यहाँ पे जो है ऑटोबान बिस्मार्क जर्मनी में, उन्होंने पूरे जर्मनी को एकीकृत कर दिया। तो इन्होंने कहा अब हम भी करेंगे। सेम कंडीशन हमने कहा ना, मैं आपको जब इतिहास चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा तो सारा टॉपिक एक साथ कंप्लीट होगा, क्योंकि सबका आंसर आप मिला के लिख सकते हो। अब जो पॉइंट उनके थे फ्रांस वाले, वही पॉइंट आप जर्मनी के थे लव में, और वही पॉइंट हमारे इटली में आएंगे। बिल्कुल आप वही पॉइंट डालिए, वही हेडिंग डालिए, थोड़ा सा खाली नाम बदलते जाए, कार्य क्षेत्र थोड़ा थोड़ा बदलते जाए, बाद में कुछ नहीं बदलना है। अब इन्होंने, गैरीवाल्डी ने क्या किया, इन्होंने कहा हम अपने इटली का एकीकरण करेंगे। इनकी इटली ये वाली थी, तो इन्होंने कहा हम अपने इटली का एकीकरण करेंगे। और इटली का एकीकरण करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि पहले तो छोटे छोटे, फिर इन्होंने भी वही काम किया, छोटे छोटी रियासतें मिलाई। रियासतें मिलाने के बाद इन्होंने जब पूरा इटली को एकीकृत कर दिया, इटली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और सेंटर बनाया एक। सारे राजा खत्म, केवल एक वाइस चांसलर इनका भी रहने लगा, अर्थात चांसलर बन गए इटली के, और इन्होंने इटली पर जो है शासन शुरू कर दिया। तो ये थे इटली का इतिहास, यानी ये हमारा चित्र है। यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके से आपको टोटल पढ़ना है। यूनाइटेड किंगडम दिया गया, आयरलैंड दिया गया, नीदरलैंड दिया गया। ये सब कहाँ के? फ्रांस के हैं। यहीं पे लंदन होता है, बेल्जियम, बेल्जियम में ही लंदन होता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब क्या होता है, इसके बाद में इनकी आगे की कहानी चलती है। शायद इंडिया यूरोप का ही मैप है कि विश्व का है? नहीं, ये विश्व का मैप है। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं भारत हमारा कहाँ पे। देखो आपको सारा विश्व का मैप दिखा रहा है। ये था हमारा भारत, ये हमारा यहाँ पे इंडिया हो गया, ये हमारा इंडिया है, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। ये इंडिया के बाद में यहीं पे हमारा ये भारत हो गया हमारा, और भारत के बाद में ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, ग्रीस, यही सब, रोमानिया, और फिर यहाँ पे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता है। तो रूस कहाँ? रूस यहाँ पे रसिया, ये रहा, ये एरिया सब रसिया का, रूस का, रूस भारी है, ठीक है। रूस के बाद यहीं यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रोमानिया, सारे हो गए, ठीक है। तो यहीं पे, और फ्रांस के बारे में ये छोटा सा स्थान है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड बोला करते हैं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड यहीं पे, यानी इस तरीके से आपका रास्ता भी जा सकता है। आप बाई जो है जहाज़ के माध्यम से आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप बाई रूट भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल राजस्थान मिल रहा है आपको रास्ता, ठीक है। तो ये था इनका इटली। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, इधर ये चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हम बात कर रहे थे, हम इटली के एकीकरण की बात कर रहे थे। तो ये पड़ोसी था, जर्मनी का पड़ोसी था। तो इन्हें जो है, इनको गैरीबाल्डी को भी बताया गया कि नहीं, वहाँ पे जो है इन लोगों ने अपना एकीकरण कर लिया, तो इन्होंने कहा अब तो भाई हम भी एकीकरण करेंगे। अब गैरीबाल्डी कंडीशन सेम होती है, जब एकीकरण करना है तो सेम बात होगी। तो इनका पूरा नाम था ग्यूसेप्पे गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी एक इतालवी देशभक्त थे, इटली के देशभक्त थे, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्रांतिकारी थे, सैनिक नेता थे, ये भी सैनिक नेता थे, क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। और जो ऑटोमान बिस्मार्क, वो भी क्रांतिकारी सैनिक नेता थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इतिहास में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने 19वीं शताब्दी में इटली के सभी राज्यों को एक साथ मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया था, इटली को एक राष्ट्र बना दिया था। तो इसीलिए इनको प्रसिद्ध माना गया है। अर्थात गैरीबाल्डी क्यों प्रसिद्ध थे, तो इन्होंने इटली का एकीकरण किया हुआ था। प्रसिद्धि के कारण तो आप यही बात लिख सकते हैं कि गैरीबाल्डी का नाम इटली के एकीकरण में आंदोलन से जुड़ा है। और 19वीं शताब्दी के मध्य इटली के कई छोटे छोटे राज्यों को विभाजित था, और इन्होंने सारे राज्यों को इकट्ठा किया, और उसके बाद इटली को एक राष्ट्र बनाने का संघर्ष किया, इसीलिए प्रसिद्ध हुए।
सैन्य नेता थे, भाई बात आप ऊपर से देख सको है, तो ये एक कुशल सैन्य नेता थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी, उसको रेड शर्ट नाम दिया था। उनकी रेड शर्ट थी, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती वाली इनकी आर्मी थी, और उनको लाल कुर्ती वाली आर्मी से जो ही इन्होंने सेना का नेतृत्व किया और इटली के दक्षिणी भाग में संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली का दक्षिणी भाग जब इन्होंने कब्जा किया, वहां पे जब रियासतें खत्म की, तो वहां पे इनकी लाल शर्ट जो थी, यही सेना ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही ज्यादा इनका साथ दिया। राष्ट्रवादी नायक थे गैरिबाल्डी, इतालवी राष्ट्रवादी प्रतीक में। तो वही बात आप लिख सकते हैं, अपनी सेना और अपने विचारों में इटली के राष्ट्र की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया इन्होंने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी, ये इटली में ही नहीं, इन्होंने कार्य कई जगह किया है। इन्होंने 2 देश और कवर किए हुए थे। इन्होंने एक दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, पूरे यूरोप में इन्होंने जो था, इनमें सैन्य अभियानों, इन्होंने दोनों में इन्होंने सैन्य अभियान किया है। दक्षिणी अमेरिका और यूरोप दोनों में सैन्य अभियान किया, तब ये जो है इनकी शक्ति जो थी और मजबूत हुई। और इसीलिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए, दो दुनियाओं का नायक, 2 दुनिया का नायक किसे कहा जाता, तो वो गैरिबाल्डी थे, जोसेफ गैरिबाल्डी थे। ठीक है, तो इन्हें 2 दुनिया का नायक, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका और यूरोप दोनों में इन्होंने अपना सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इटली में नहीं बल्कि दुनिया में भर में एक नायक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता, एकीकरण के संघर्ष के लिए प्रेरित की थी। इन्होंने सबसे हटके काम किया, इन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, इसीलिए इनका नाम जो था नेपोलियन बोनापार्ट और ऑटोमान बिस्मार्क दोनों से ज्यादा नाम जाना जाता है। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, ऑटोमान बिस्मार्क ने केवल जर्मनी का एकीकरण किया, जो नेपोलियन बोनापार्ट केवल फ्रांस का एकीकरण किया। इन्होंने इटली का किया तो किया, इन्होंने दक्षिणी अमेरिका तक ये पहुंच गए, और उसके बाद पूरे यूरोप में इन्होंने कहीं ना कहीं खलबली मचा दी, और इसलिए 2 दुनिया का इन्हें नायक कहा जाता है, आका कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, गैरिबाल्डी थे, तो जोसेफ गैरिबाल्डी को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे अभी हम आते हैं, इससे पहले आपको हम दिखाते हैं, ये रही देखो, हमने अभी मैप भी आपको हालांकि इससे पहले दिखाया हुआ था। तो ये इस तरीके का हमारा मैप था, ये होल वर्ल्ड का मैप है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है, शायद अब नहीं दिख पाएगा आपको। ये कनाडा वगैरह है, जाम्बिया, ये ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, ये सारा पूरा इंडिया का मैप है, वो होल वर्ल्ड का है। अंटार्कटिका है, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के बाद अभी अमेरिका भी आपको दिखाई देगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, तो ये सब, ये हमारा इंडिया का मैप आ गया, इसी के बीच बीच में एक गोल मैप है टोटल, ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रसिया। तो ये सब जो था, ये टोटल एरिया किस में आता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये सब। ठीक है, तो इस तरीके से इनका मैप, इन्होंने इटली का एकीकरण किया था। आप पहचान कैसे लगाएंगे, इन्होंने इटली का एकीकरण किया था, इसीलिए इन्हें 2 दुनिया का आका कहा जाता है, नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जोसेफ मैत्सिनी कौन थे, जोसेफ मैत्सिनी कौन थे, और दूसरा नाम एक और आता है इन्हीं के साथ साथ, इटली के, बात यही है, जोसेफ मैत्सिनी और गैरिबाल्डी दोनों इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जोसेफ मैत्सिनी ये भी इतालवी, अब आप जो भी जोसेफ मैत्सिनी के बारे में लिखना, वो सारा हमारा गैरिबाल्डी के नाम से लिख देना, गैरिबाल्डी लिखा, ठीक वही जोसेफ मैत्सिनी के बारे में लिख देना, बस यही तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। मैंने कहा आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा अपने आप रेडी हो जाएगा, और तरीका यही होता है कि वही सब लिख सकते हैं आप, केवल पूरा टॉपिक, हमारे पूरे वीडियो आप देख लीजिए 2 से 3 बार परीक्षा तक, आपका कलम नहीं बंद होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जोसेफ मैत्सिनी कौन थे, एक इतालवी राजनेता थे, पत्रकार थे और कार्यकर्ता थे। इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इटली का सस्पेंदित हृदय भी कहा जाता है। इन्होंने गैरिबाल्डी के साथ साथ इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया, और इन्हें स्पंदित यानी एक धड़कता हुआ हृदय, इटली का सस्पेंदित धड़कता हुआ हृदय कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इटली का धड़कता हुआ हृदय कहा जाता है। और 2 दुनिया का आका किसे कहा जाता है, गैरिबाल्डी को कहा जाता है। ये प्रतिभा प्रभावशाली क्रांतिकारी थे। 1831 में यंग इटली में नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की। अब 1831 में इन्होंने इसकी स्थापना की, तो इसका मतलब ये गैरिबाल्डी से भी पहले हुए थे। ठीक है, यंग इटली नामक संगठन इन्होंने किया, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को स्वतंत्र, इन्होंने प्रयास कर लिया था, गैरिबाल्डी बाद में आया है, उससे पहले इन्होंने ही, जोसेफ मैत्सिनी ने ही जो है प्रयास किया हुआ था इटली को एकीकृत करने का, 1831 ईस्वी में किया हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल गैरिबाल्डी के तरह ही थे।
फिर दूसरी बात इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने इटली का एकीकरण किया। मैसनी ने इटली के, इन्होंने भी वही काम किया, बहुत सारे राज्यों को एक साथ लाने के लिए मजबूत राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1831 में इन्होंने सब कार्य किया था। यंग इटली नामक संगठन बनाया जो एक गुप्त संगठन था और इटली के एकीकृत राष्ट्र बनाने में वकालत करता था। इन्होंने जो पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद कहीं न कहीं ये असफल रहे होंगे, तभी जो है गैरीबाल्डी को एक कार्य करना पड़ा, इनका अधूरा कार्य गैरीबाल्डी को करना पड़ा। ये 1833 में इन्होंने यंग यूरोप नामक एक और संगठन बनाया। पहले इन्होंने यंग इटली बनाया और फिर इन्होंने यंग यूरोप नामक दूसरा संगठन बनाया जो यूरोप के अन्य देशों को भी राष्ट्रवाद का बढ़ावा देने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, गणतंत्रवाद, यानी आप इनके लिए जब लिखेंगे तो इटली का एकीकरण लिखेंगे हेडिंग, फिर यंग इटली यंग यूरोप दोनों संगठन बनाएंगे इन्होंने 3133 के। फिर गणतंत्रवाद इन्होंने किया। इन्होंने मैसिन ने क्या किया, गणतंत्रवादी थे इसीलिए वे राजतंत्र का विरोध करते। इनका मतलब राजा नहीं होना चाहिए, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनो और एक सेनापति बनाइए, राजा बंद। तो ये राजा राजतंत्र का विरोध करते थे, गणतंत्रवादी थे और इनका मानना था कि इटली को स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहिए। एक स्वतंत्र और गणतंत्र ऐसा नहीं होता है। राजा होता था किसका, परिवार का, कि एक परिवार से लड़का चाहे वो कितना भी क्रूर हो लेकिन वो राजा बनेगा। लेकिन इन्होंने कहा ये सब गलत है, ये सब ना करके डायरेक्ट गणतंत्र बनाइए, कोई भी राजा हो सकता है, एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक थे। दूसरी बात सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा थी। इनकी विचारधारा ये थी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत शामिल थे। इन्होंने सामाजिक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए, उनका सामाजिक भाईचारा होना चाहिए। तो ये थे हमारे कौन, जोसेफ मैस्तिनी थे, क्या नाम था इनका, मैस्तिनी, जोसेफ ज्यूसेफे मैस्तिनी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जोसेफ मैस्तिनी ने, ये भी जो है गैरीबाल्डी के तरह थे। गैरीबाल्डी वाला सिस्टम आप लगाइएगा। 1831 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है इटली के लिए एक यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया था और 1833 में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये गणतंत्रवादी थे, राजतंत्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, स्वतंत्र लोकतांत्रिक इनकी विचारधारा थी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है, काउंट कैमिलो दे काबूर कौन थे। ये भी इटली के ही थे। ये सब इनसे पहले के, गैरीबाल्डी से पहले के व्यक्ति थे। तो काउंट कैमिलो दे काबूर जो थे ये भी इटली के ही एक प्रभावशाली इतालवी राजनेता थे। सेम जो उनके बारे में लिखा वही इनके बारे में होगा। इन्होंने एकीकरण जो भी भूमिका निभाई, ये सारे नहीं आने वाले। आप ये मत सोचो कि मैं एक साथ सब कैसे लिख दूंगा। तो आपको पता है कि इनमें से केवल एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन कोई भी आए आंसर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम भाषा भी मैंने चूज कर रखी है। ये भाषा आप अवतार विद्या 10 ईयर मास्टरमाइंड कहीं नहीं पाएंगे, केवल हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या इन्होंने किया है, इन्होंने भी पिडमंट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये ऐसे लिख देना, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और मजबूत आधुनिक इतालवी राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, ठीक है। इन्होंने भी यही किया। इन्हें इटली का एकीकरण का जनक माना जाता, शुरुआत इन्होंने की थी और पिडमंट सार्डिनिया के एक शक्तिशाली केंद्र बनाने और अन्य इतालवी राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, पिडमंट सार्डिनिया को एक शक्तिशाली केंद्र बनाने का, इसलिए जितने भी राज्य हैं सभी ये पिडमंट सार्डिनिया जो है सार्डिनिया राजधानी रहेगी और सारे राज्य जो है इसके अधीन रहेंगे। इन्होंने ये प्रयास किया था, ठीक है। राजनीतिक कौशल था इनका, ये कुशल राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिक रणनीति के भी थे। उस वक्त युद्ध होते रहते तो ये उनमें से एक थे। इन्होंने फ्रांसीसी साम्राज्य के साथ गठबंधन किया। इन्होंने कहा फ्रांस और पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अगर इटली को एक राष्ट्र बनाना है तो इटली के साथ में कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं जो है छेड़खानी करता रहता था, इनको परेशान करता था। देखो कहाँ पे है इटली, ऑस्ट्रिया, आपको सारे दिखाते हैं, ये रहे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा, ये देखो। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि इटली हमारा यहां तक है। इटली का एरिया हमारा, ये सारा एरिया जा रहा था इटली तक, ये इतना एरिया हमारा इटली का था। इन्होंने देखा यहाँ पर ऑस्ट्रिया इनको छेड़ रहा था, ऑस्ट्रिया इनके अंदर बहुत जगह इनकी कवर कर रखी थी, ऑस्ट्रिया इनको छेड़ रहा था। तो इन्होंने, ये राजनेता थे, बढ़िया राजनेता थे और बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो इन्होंने कहा ऐसे तो हम इससे, इटली छोटा था, ऑस्ट्रिया थोड़ा बड़ा था, तो ये ज़्यादा शक्तिशाली था, तो इन्होंने कहा हम इससे ऐसे नहीं जीतेंगे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस से दोस्ती बढ़ाई। फ्रांस से कहा हमसे दोस्ती कर लो, हम आपके साथ देंगे, आप हमारा साथ दोगे और दोनों लोग मिलकर जो है ऑस्ट्रिया को हराएंगे। आधा हिस्सा आप लेना, आधा हम लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं फ्रांस के पड़ोसी भी था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, किसके साथ, फ्रांस के साथ मिलकर के, और कहीं ना कहीं इन्होंने उसमें जो है जीत हासिल भी की, क्योंकि ये बहुत बड़े जो है कूटनीतिज्ञ थे। तो यही हाल यहाँ होता है
कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजनीतिज्ञ थे, क्योंकि इन्होंने कूटनीति रणनीति का भी उपयोग किया इटली को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। फ्रांसीसी साम्राज्य के साथ संघ गठबंधन बनाया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सफलता हासिल की। जब दो देश लड़ गए तो फिर ऑस्ट्रिया को हारना था, ऑस्ट्रिया हार गई। आर्थिक सुधार क्या था काबूल ने क्या किया, पिडमांट सार्डिनिया में आर्थिक सुधारों को लागू किया, जैसे कराधान में सुधार, मुद्रा स्थिर करना, रेलवे प्रणाली के सुधार। हालांकि रेलवे प्रणाली 1857-56 में शुरू हुई है, तो इन्होंने उस वक्त भी जो है रेलवे प्रणाली में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। इटली के प्रधानमंत्री के रूप में थे, ठीक है। 61 में विक्टर एमानुएल द्वितीय ने इटली के राज्य की घोषणा की और काबूल को इटली का प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे, 1861 में इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये कौन थे, इटली के जो है राज्य जो प्रधानमंत्री उनको बोल, ये कौन थे, इसके मुख्य राष्ट्रपति बोल सकते हैं, और इन्होंने ही इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मृत्यु कब होती है, संयुक्त इटली की घोषणा के 3 माह बाद जो था 1861 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1861 में 6 जून 1861 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संवैधानिक क्या था, ये उदारवादी थे, एक संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करते थे। सार्वजनिक राय को मजबूत करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे और ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। इससे पहले जो था, ये ध्यान रखिएगा, मोंटे दे काबूर जो थे, क्या नाम इनका था, काउंट कैमिलो दे काबूर, ये और दूसरे हमारे पास थे जोसेफ मेस्नी। ये दोनों व्यक्ति जो है महान थे। जोसेफ मेस्नी ने शुरुआत की थी और उसी शुरुआत को मुख्य परिणाम किसने दिया था, काउंट कैमिलो दे काबूर ने दिया। दोनों बंदे इटली के ही रहने वाले थे। और फिर से कौन, गैरीवाल्डी जो थे मुख्य लास्ट में हुए हैं, उन्होंने जो इटली को एकीकृत करके ही दम ली। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है वियना संधि क्या थी। वियना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वियना संधि क्या थी, इसके लिए नेपोलियन की युद्धों के बाद यूरोप में शांति स्थापित, यानी वियना संधि जो थी ये नेपोलियन के समय थी। अब नेपोलियन का जो है शासनकाल कब से कब तक चला, तो ये 1804 से 1815 तक चला। तो वियना संधि कब हुई है, 1814-15 में हुई है। अब आप ऐसे याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगी कि जब 1815 तक इनका शासन चला नेपोलियन का, उनके 1 साल पहले वियना संधि शुरू हुई थी। तो 1415 में वियना संधि चली थी। इसका मतलब यही था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और युद्धों के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। इसका मुख्य प्रमुख कार्यों में यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना, नेपोलियन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को पुनः स्थापित करना। नेपोलियन जो था, फिर जब उसने शासन किया तो उसने भी फिर क्रूरता शुरू कर दी, बहुत सारे क्षेत्र कब्जा कर लिए, तो उनको पुनः छुड़वाना और यूरोप में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना शामिल था। इसीलिए वो वियना संधि की गई थी। नेपोलियन से कहा गया था कि आप इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा तानाशाही नहीं कर सकते, भले आपने एकीकृत कर दिया है। तो यही था वियना संधि, ठीक है। क्या इसके उद्देश्य थे, तो वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया, वही सब नीचे होंगे। सबसे पहले शक्ति संतुलन था। इन्होंने क्या किया गया कि संधि ने यूरोप को शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा यूरोप में जो है शक्ति संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी देश कभी भी दूसरे पर आक्रमण कर उसको मार के काट के फेंक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास शक्ति सीमित होनी चाहिए। तो शक्ति संतुलन, ताकि भविष्य में कोई भी देश एक दूसरे देश के समूह पर हावी ना हो सके। इन्होंने क्या किया, वियना संधि में हर देश में जो था, जिसके पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत थी, उससे दूसरे देश को पैसे दिलाए गए। जिसके पास सशस्त्र सेना ज़्यादा थी, उसको जो है सशस्त्र सेना उसके दूसरे को दिलाई गई। इस तरीके से इन्होंने शक्ति संतुलन को पहले मजबूत किया, यही थी वियना संधि। दूसरी बात है साम्राज्य पुनर्स्थापना। नेपोलियन ने जितने सारे साम्राज्य जो कवर कर रखे थे, उन सभी को छुड़वाया गया नेपोलियन से, और नेपोलियन से कहा गया कि इन सभी पे आप अपना अधिकार नहीं दिखाएंगे। नेपोलियन युद्धों के दौरान उखाड़ फेंके गए शासकों और राजवंशों को पुनः सत्ता में लाने का प्रयास किया गया, जैसे कि बोरबान राजवंश, इसको नेपोलियन ने फेंक रखा था, जो है भगा रखा था, इनको दोबारा स्थापित किया गया, ठीक है। तीसरी बात सीमा पुनर्स्थापना। संधि ने यूरोपीय सीमाओं को पुनः परिभाषित किया ताकि भविष्य में विवादों से बचा जा सके। सारी सीमाएं जो थी एक मैप बना दिया गया, जैसे कि ये मैप होता है, मैप में सबकी सीमाएं हैं। अब ये अपनी सीमा के दायरे में ही कार्य कर सकते हैं, दूसरे की सीमा में नहीं जा सकते। ये सब क्या है, ये छोटी छोटी लकीरें ब्लैक करके बनी हुई है, सारी जो है सीमाएं होती हैं, और हर सीमा वाला व्यक्ति अपने सीमा क्षेत्र में जाएगा, दूसरे के में नहीं जाएगा। तो ये सब इसी वियना संधि के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। उसी के बाद अगला पॉइंट आता है फ्रांस को सीमित करना।
फ्रांस इन्होंने क्या कहा कि संधि ने फ्रांस की सीमाओं को राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की ताकि फ्रांस के भविष्य में विस्तार को रोका जा सके। फ्रांस के लिए भी इटली ने पहले तो इनसे दोस्ती की, दोस्ती करके अपना एकीकरण किया क्योंकि इन्हें ऑस्ट्रिया से लड़ना था। ऑस्ट्रिया से लड़ने के बाद इन्होंने कहा नहीं अब नहीं भाई, अब वियना संधि होगी। और वियना संधि होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस की सीमाओं को स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा अब इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे, सबकी सीमाएं तय कर दी ताकि भविष्य में उसका विस्तार ना हो। साम्राज्य निर्माण संधि ने उत्तरी इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को मजबूत किया। ऑस्ट्रिया जो उत्तरी इटली में, ऑस्ट्रिया भी इसी का किसी समय भाग था, तो उसके प्रभाव को मजबूत किया। रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया और प्रशिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा दिया, यानी प्रशिया को भी मजबूत किया। रूस से कहा नहीं पोलैंड का एक हिस्सा आप ले सकते हैं, और ये सब चीजें जो था किसने किया, वियना संधि ने की। दास प्रथा का विरोध किया, इन्होंने कहा नहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के लिए आधार तय किया, कहा कोई भी दास प्रथा नहीं करेगा। ठीक है, अंतर भविष्य में संगठन क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए इससे कि अगर कोई युद्ध भी करता है तो अन्य देश उसको रोकेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, अगला क्या है, संविधान निर्माण। इन्होंने जो है संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया जो देशों को एक साथ रहने और सहयोग करने के लिए एक ढांचा बनाता है। संविधान का मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य एक साथ सहयोग पूर्वक रहेंगे, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो इन्होंने भी एक संविधान बनाया कि यूरोप के जितने भी देश हैं सभी शांतिपूर्वक रह सकें। रूढ़िवादी व्यवस्था का अंत किया, एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था इन्होंने एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था प्रवास की। कौन सी, राजशाही, शक्ति संतुलन, रूढ़िवादी मूल्यों का महत्व। इन्होंने राजशाही फिर शुरू किया है, बड़ी मुश्किल से तो इन लोगों ने प्रयास किया था उसको, राजशाही तंत्र को समाप्त किया, इन्होंने फिर वही रूढ़िवादी व्यवस्था शुरू कर दी। वियना संधि से फिर राजा बनाने शुरू किए जाने लगे, तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था की शुरुआत कर दी इन्होंने। ठीक है, तो ये था हमारे पास वियना संधि क्या होता है, इसके पॉइंट देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। शक्ति संतुलन, साम्राज्य स्थापना, सीमा पुनर्स्थापना, ये तो पॉइंट आपको याद रहेंगे। फ्रांस को सीमित कर दिया, साम्राज्य निर्माण, दास प्रथा का विरोध किया, खास पॉइंट 5 याद कर देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, संविधान निर्माण किया, रूढ़िवादी व्यवस्था जो है पुनः शुरू कर दी। तो ये सब था इनके संगठन में, इसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम था। उदारवादी क्रांति पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण, बस थोड़ा ही ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, समाप्त बस हो गया। आज इसी वीडियो में हम इसको फिनिश कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं अलग से पूरे सारे वीडियो बना दूंगा, तो आपके एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतने कंप्लीट करिएगा, बिल्कुल मैं ऑब्जेक्टिव तक कंप्लीट करने वाला हूँ आपके। तो देखो क्या होता है कि 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम रहा। सर पॉइंट नंबर गलत पढ़े हो, क्वेश्चन के देख लेना, बाद बाकी क्वेश्चन लिखे समय सारे कंप्लीट है इस टॉपिक के अंतर्गत, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उदारवादी क्रांतियां क्या थी, यूरोप में 1848 में हुई थी। 1848 में यूरोप में उदारवादी क्रांतियां शुरू हुई। अब ये क्या थी, ये भी उदारवादी, ये राजशाही के खिलाफ संघर्ष था। अब जैसे राजशाही तंत्र किसने शुरू किया था, सबसे पहले बड़ी मुश्किल से जोसेफ मैस्सिनी वगैरह थे, इन्होंने जो खत्म कर पाया, और खत्म होने के तुरंत बाद वियना संधि हो गई, वियना संधि में फिर वो बना दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि उस राजशाही तंत्र को भी जो उसके खिलाफ संघर्ष किया, और ताकि सरकारों की स्थापना की को बढ़ावा दिया जा सके। और यह क्रांति विभिन्न यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान किसानों, मजदूरों के साथ साथ शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने भी मिलकर के की थी। इस क्रांति में गरीब थे, किसान थे, भुखमरी से डोल रहे लोग थे, और उसके बाद शिक्षित और मध्यम वर्ग सारे लोगों ने मिलकर के इस क्रांति में, उदारवादी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका काम यही था, राजतंत्र समाप्त हो, क्योंकि एक राजा बन जाता था, अगर क्रूर राजा है तो वो जनता को बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत सारे कर लगाता था, जनता का दिवाला निकल जाता था, हालत खराब हो जाती थी। इस क्रांति में क्या होता है, तो बस यही क्रांति थी। 1848 की क्रांति जो थी फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती। किस क्रांति के नाम से जानी जाती थी, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। उदारवादी विचारों को बढ़ावा दिया गया था, इसमें राजशाही के खिलाफ, वही बात जो वहाँ लिखी वही आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सरकार, लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना शामिल की गई थी। ठीक है, उदारवादी आंदोलन क्या थे, अब आपको ये बताते हैं कि विभिन्न देशों में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा संचालित किया गया, जिसे राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक अधिकार को, इसमें केवल राष्ट्रीय एकीकरण, जितने भी राष्ट्रों का एकीकरण किया गया था और संवैधानिक अधिकार बनाए गए थे, बस यही था उदारवादी आंदोलन था। ठीक है, राजनीतिक लक्ष्य क्या थे इसके, तो उदारवादियों ने क्या किया कि राजनीतिक अधिकारों जैसे मतदान, इन्होंने कहा कि नहीं राजा नहीं बनेगा, अब मतदान किया जाएगा, लोकतंत्र शासन स्थापित किया जाएगा, सरकार बनाई जाएगी, और सामाजिक अधिकार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि के लिए संघर्ष किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बढ़ाई जाए और इनसे जो है लोग बेहतर शिक्षित हो सकें, तो ये सब उदारवादी का लक्ष्य था। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने मुक्त बाजार और पूंजीवादी का समर्थन किया। इनको बाजार मुक्त होने चाहिए, कोई खुले मुक्त बाजार होने चाहिए, किसी पर इसका जो है अधिकार नहीं होना चाहिए, मुक्त बाजार हो, बिल्कुल खुले हुए हो। पूंजीवाद का समर्थन किया, दोनों चीज़ों की ये पॉइंट हो सकता है कि उदारवादी ने किसका समर्थन किया, तो मुक्तवाद और पूंजीवाद के लिए। ठीक है, यहाँ पे उदारवादी के शब्द से कितने भी क्वेश्चन आए तो सारे का आंसर आप यही लिख देना, सब में आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बेहतर पढ़ा करो, सामाजिक कठिन होती है और मैं प्रयास यही कर रहा हूँ सामाजिक को सबसे इजी बना के लाऊंगा, इसीलिए मैंने सारे जो ऑब्जेक्ट टॉपिक तैयार किए हुए हैं। आपके पास इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट है और साइंस का भी है, सारे प्लेलिस्ट आपके पास है, बस आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण पर टिप्पणी लिखना है, कैसे हुआ जर्मनी का एकीकरण, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 1860 के दशक से स्टार्ट होता है, लंबी जटिल प्रक्रिया थी, 1860 के दशक से शुरू हुई और 1990 तक चलती रही, अभी तक चलती रही, 1990 तक चलती रही यह प्रक्रिया। दो चरणों में 1860 के दशक में जर्मनी के विभिन्न राज्यों का एकीकरण हुआ और 1990 से पूर्व जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अभी 1990 में लोकतांत्रिक गणराज्य बन पाया था और 1860 में तो धीरे धीरे राज्यों का एकीकरण हुआ था, पहले राज्य मिलाए गए तब गणराज्य बना था। ठीक है, दो प्रोसेस में हुई है। नंबर एक क्या था, जर्मन संघ के उदारवादी मध्यम वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। सबसे पहले क्या हुआ, उदारवादियों द्वारा जर्मन में स्टार्ट किया गया था, इनका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई। सबसे पहला प्रयास किसने किया था, फ्रैंकफर्ट ने 1848 में किया था, फ्रैंकफर्ट संसद में हुआ था। ठीक है, लेकिन वहां पर इनकी योजना असफल हुई, इन्होंने चाहता जर्मनी के राष्ट्र बना सके लेकिन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में क्या था, दूसरा पॉइंट, इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जब इन्होंने योजना बनाई तो राजाओं ने क्या किया, अपनी बहुत सारे सैन्य शक्ति भेज दी और उन सभी को मार काट के उनको जेल में बंद कर दिया और उन सभी को दबा दिया, तो उनका दमन कर दिया गया, अर्थात ये योजना असफल रही। दूसरी बात क्या हुई कि प्रशासन के प्रमुख मंत्री ऑटो बान बिस्मार्क, फिर आते हैं ऑटो बान बिस्मार्क, इन्होंने जर्मन संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन किया, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑटो बान बिस्मार्क ने कब से कब तक शासन किया था, तो इन्होंने जो था 1871 से 1890 तक शासन किया था ऑटो बान बिस्मार्क ने। तो इन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से इसका आंदोलन का नेतृत्व किया और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इन सभी से युद्ध किया, छोटी छोटी सीमाएं मुक्त कराई जर्मनी की और प्रशासन की जीत हुई और अंत में एकीकरण पूरी तरह हो गया। ठीक है, 1831 इन्हीं के सामने हुई थी, ऑटो बान बिस्मार्क के सामने ही वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई में हुए समारोह प्रथा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। कौन बनाए गए थे इसके, 1871 में विलियम प्रथम वर्साई के राजा जो थे यही जर्मनी के सम्राट बनाए गए थे और इसी वक्त वाइस चांसलर बनाए गए थे। बान बिस्मार्क कौन थे, चांसलर थे जर्मनी के। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री होता है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, तो वो तो कारण हमने शुरू में ही पढ़े हुए थे, फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी, बस वही उसके कारण थे। क्या कारण थे कि सबसे पहली बात इसके प्रमुख कारण थे आर्थिक असमानता, कि कोई बहुत पैसे वाला था और कोई बहुत ही गरीब था। दूसरी बात सामाजिक अन्याय, पता चलता था ठाकुरों को अलग न्याय मिलेगा, ब्राह्मण वैश्य को अधिक अलग मिलेगा, क्षत्रिय को, यानी स्कूल में आया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चल रहा था। निरंकुश राजाशाही था, राजाशाही तो कैसा निरंकुश था, उसकी इच्छा हुई तो इतना कर लगा देना। ठीक है, और ज्ञानोदय के विचारों का प्रभाव रहा, यही सब इसके फ्रांस की क्रांति के कारण रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक असमानता में आप बोलोगे कैसे कि इसमें आबादी को 3 वर्ग बना दिया गया था। तीसरे वर्ग में आम लोग आते थे, सबसे अधिक इन पर बोझ, कर का सबसे ज्यादा बोझ आम लोगों पर होता था तीसरे वर्ग में। पहले 2 वर्ग में पादरी और अभिजात वर्ग आता था। अभिजात वर्ग जो सवर्ण वर्ग होता था उसको अभिजात वर्ग कहते थे, एक बिल्कुल इन पे कर नहीं होता था, करों से मुक्त होते थे। दूसरे पादरी आते थे प्रथम वर्ग में, तो पादरी जो थे वो मंदिर वगैरह इनमें होते थे, इन पे कोई कर नहीं लगता था। और तीसरा कर जो होता था वो आम लोगों पर होता था, बोझ के तले इन्हें बहुत सारा बोझ करके उठाना पड़ता था। सामाजिक अन्याय था, असमानता, समाज में जहाँ असमानता, जहाँ कुछ लोग जन्म से ही विशेष अधिकार रखते थे और आम लोगों में असंतोष पैदा कर रहे थे। कुछ लोग जो थे वो जन्म से ही विशेष अधिकार रखते थे, जैसे ब्राह्मण सवर्ण वर्ग की बात की जाए तो क्या है, जन्म से ही विशेष अधिकार रखता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो इसका भी शोषण हो रहा है। अभी आप ये बात नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है आज के समय में। ठीक है, तो यही होता है, निरंकुश राजशाही होता है कि राजा लुई 16वें जो थे वो निरंकुश राजशाही थे, आम लोगों के लिए असंतोष का एक प्रमुख कारण थे। ये इसकी वजह से भी फ्रांस की क्रांति हुई है, निरंकुश राजशाही से। ठीक है, ज्ञानोदय के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, तो फ्रांस के लिए वो प्रेरणा बन गए। ज्ञानोदय का जागृत हुआ, ज्ञानोदय ने ही जो था निरंकुश शासन को समाप्त किया, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, राजस्व की कमी आई, फ्रांस सरकार पर भारी कर्ज था, तो 7 साल के युद्ध और अमेरिका की क्रांति में शामिल होने का कारण हुआ था। ये इन्होंने 7 साल
साल तक युद्ध किया हुआ था और अमेरिका से जो क्रांति की थी, इसी कारण जो था इनमें बहुत सारा कार्य हो गया था, इसके कारण भी निरंकुश शासन शुरू किया गया था। अप्रत्यक्ष कर, फ्रांस में अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था से आम लोगों को अधिक आर्थिक नुकसान हुआ था और इसी कारण जो था फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आप ये पॉइंट खाली याद कर लेना, इनके बारे में आप बना के खुद लिख सकते हैं। आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय, को सामाजिक विचार, राजस्व की कमी और अप्रत्यक्ष कर, बस ये हमारा चैप्टर ओवर हुआ। इतने ही क्वेश्चन हमारे टॉपिक के अंदर हैं और आज के लिए जो है जय हिंद। लगातार आप पढ़ते रहिएगा, कमेंट में हमें बताया करो आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट कोई नहीं करता है, अगर आप कमेंट नहीं करना तो लाइक ही कर दिया करो। वैसे तो सब्सक्राइब शेयर ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ, बार बार की जिम्मेदारियाँ आपकी हैं। कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके सभी कमेंट चेक करते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, आप एक बार प्रयास करिएगा। ठीक है, आज के लिए जो है जय हिंद।